चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि ऐसी बातें जो कि अगर आप भूल जाते हैं तो सारा काम खराब हो जाएगा, यानी कि छोटी छोटी बारीक बातें। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 5 चैप्टर्स, यानी कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप। और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं कंपनी का पहला चैप्टर, यानी कि इशू ऑफ शेयर। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में। बात बड़ी छोटी सी है, हो सकता है तुम्हें पता भी हो, पर फिर भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट करना चाहूँगा। जब हम लोग कंपनी शुरू करते हैं तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन स्टेज पर हमें इस तरह के कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। आपको इन खर्चों के बारे में पता भी होना चाहिए। जब ये खर्चे होते हैं, ये खर्चे जनरली प्रमोटर अपने पास से करते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या डाली जाती है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक भी डाली जा सकती है अगर खर्चा कैश में हुआ है। और अगर इस प्रमोटर्स ने इसके पैसे दिए हैं तो यहाँ पर टू प्रमोटर भी लिखा जा सकता है। फिर इसके बदले में बाद में प्रमोटर शेयर ले लेते हैं, ठीक है, वो तो बात हुई उनके लेन देन की। इन खर्चों को जब आप राइट ऑफ करोगे तो यहाँ पर क्या एंट्री डाली जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो फिर ये स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर कहाँ जाते होंगे? अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, होते हैं ना वहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर चले जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इनको राइट ऑफ करने का कोई और भी तरीका है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अगर आपके पास है तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से भी हम इन्हें राइट ऑफ कर सकते हैं, बल्कि पहले वो यूज होता है फिर P&L यूज होता है। अच्छा, इसका कोई और भी नाम है क्या? इसका कोई और भी नाम है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इसका एक नाम हो सकता है। पर अब होता क्या है, बच्चों को सिर्फ 2 नाम याद रहते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, ये तो ग्रुप का नाम है, अगर इनमें से कोई खर्चा अलग से लिखा आ गया तो क्या तुम भूल नहीं जाओगे? तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी इन खर्चों की होनी चाहिए कि किस टाइप के खर्चे हैं। अगर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस एक ग्रुप है तो उस ग्रुप में कौन कौन बंदे हैं, ये उन बंदों का नाम है। मुद्दा समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। टाइप्स ऑफ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। हाँ जी, यहां पर आपकी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है। देखो कैसे आए, आपको कितने शेयर ऑथराइज किए हैं? रजिस्ट्रार ने 10,000 शेयर ऑथराइज किए हैं, और 1 शेयर यानी कि 3, 3, 2 और 2, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। तो बेटा 10,000 इंटू 10, तो ये है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल, जो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर नजर आती है नोट के अंदर। अच्छा, फिर हम यहां से आगे बढ़ो थोड़ा सा। यहां पर हमने जनता को कितने शेयर ऑफर करें? 8,000 शेयर हमने जनता को ऑफर करें, और 1 शेयर 10 रुपए का है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट नोट में ऑथराइज के नीचे दिखती है ये। अच्छा, कितने हमने जनता को ऑफर नहीं किए हैं? 2,000, तो इसे क्या कहते हैं? अनइशूड कैपिटल। अच्छा, ये जो आपने जनता को ऑफर करें, ये जनता को कैसे बताते हैं हम कि हम इतने शेयर अभी इशू करना चाहते हैं? कैसे बताते हैं? प्रोस्पेक्टस के अंदर एक प्रोस्पेक्टस जनता को दिया जाता है, उसके अंदर लिखा होता है कि हम कितने शेयर इशू करना चाहते हैं। उसके अंदर कंपनी का मिशन वगैरह सब लिखा होता है कि कंपनी का क्या विजन है। अच्छा, यहां पर जनता ने कितने शेयर मांगे हैं? 7, तो जनता ने कितना पैसा भेजा होगा? 7,000 इंटू, नहीं बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट भेजी होगी बस, तो टोटल यहां पर कितना पैसा आ गया होगा? 21,000, ठीक है। हाँ जी, जनता ने मांगे हैं कितने शेयर? 7,000, बेटा 21,000 रुपए हैं। 7,000 इंटू 1 शेयर कितने का है? तो इसे मैं क्या कहता हूं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, कितने शेयर जनता ने नहीं मांगे हैं? 1,000, क्योंकि मैंने कितने ऑफर करे थे? 8,000, 8 में से 7 मांगे, तो 1,000 नहीं मांगे, इन्हें क्या बोलते हैं? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। आगे बढ़ो, यहां पर मैंने शेयर जनता को अलॉट कर दिए। कितने अलॉट करूंगा मैं? जितने उन्होंने मांगे थे उतने ही तो अलॉट करूंगा। मैंने ऑफर किए थे 8, उन्होंने मांगे 7, तो देखो 7 मैंने कैसे बांटे? राम, राज वगैरह वगैरह वगैरह, टोटल 7,000 शेयर बांट दिए। अच्छा, इस स्टेज को हम लोग अलॉटमेंट स्टेज भी तो बोलते हैं, हाँ या ना? उसके बाद यही लोग मुझे अगली इंस्टॉलमेंट देंगे 3 रुपए वाली, ये वाली,
फिर 2 रुपये वाली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर मिल गई, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मान लो मेरा साल खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या स्टेटस है, कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर ओनली ₹8 कॉल्ड अप। मतलब कंपनी ने ये वाले 2 रुपये अभी मांगे ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो 7,000 शेयर पर आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है आज? 56,000 आपकी मांगी हुई कैपिटल है, जो आपने पैसे मांगे। अच्छा यहां पर आइए, कह रहा है 2 रुपये हमने मांगे ही नहीं हैं, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे इसे? अनकॉल्ड कैपिटल। अच्छा अब इसके बारे में मेरी एक बात सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला वो हिस्सा है कैपिटल का जो कि साल खत्म होने तक कंपनी ने मांगा नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड, ये क्या होता है मैं बताता हूं, सुनो। इट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल एंड इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट अ कंपनी डिसाइड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है पता है आपको? एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो होता है जहां पर 50% लोग एग्री हो जाते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन वो होता है जहां 75% लोग तैयार हो जाते हैं काम के लिए कि हाँ कर लो। ठीक है, बताता हूँ। हाँ जी, बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन ये डिसाइड किया जाता है कि ये वाले जो 2 रुपये हैं ये कंपनी अभी नहीं मंगवाएगी, बिल्कुल नहीं मंगवाएगी। तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। और अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, तो फिर हम इसे रिजर्व कैपिटल नहीं कह सकते। फिर उस केस में ये वाले जो 2 रुपये हैं ये इस साल तो हम नहीं ले पाए, अगले साल ले लेगी कंपनी इसे। बात समझ आइए? व्हाट इज दिस? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो फिर ये क्या बन जाएंगे 2 रुपये? रिजर्व कैपिटल बन। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। मतलब आज तक के अगर मैं सारे बोर्ड के पेपर उठा के देखूं तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा, रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल कैपिटल, दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है। अब जब तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या तो डिफरेंस कैसे बताओगे? रटा हुआ है, 2-4 दिन में भूल जाते हो फिर तुम। ठीक है, हाँ जी। अब जरा नीचे आ जाओ, 2 टर्म्स और बच गई। कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑल इंस्टॉलमेंट्स, इन सब ने कितनी इंस्टॉलमेंट दी है? 3 इंस्टॉलमेंट दी है, पर इसमें से एक बंदे ने गड़बड़ करी है, उसका नाम है क्या? कह रहा प्रेम ने 2 रुपए नहीं दिए हैं। अच्छा, इन सब से मुझे टोटल पैसे कितने मिल जाने चाहिए थे? 56 जो मैंने उनसे मांगे। अब प्रेम के पास कितने शेयर हैं? तो 500 पर ये वाले 2 रुपए मुझे नहीं मिले हैं। हाँ तो सॉरी, 1500 पर 2 रुपए मुझे नहीं मिले हैं, तो मुझे टोटल कितने पैसे मिले हैं? तो इसे क्या बोलेंगे हम? पेड अप कैपिटल। अच्छा, और जो 2 रुपए नहीं मिले हैं उन्हें अलग से क्या बोलेंगे हम? अनपेड अप कैपिटल। इसका कोई दूसरा नाम? कॉल्स इन एरियर। तुम अपने क्वेश्चन में यही तो टर्म यूज करते हैं, कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर ही तो है, वो पैसा जो प्रेम ने नहीं दिया, इसी की वजह से उस नालायक के शेयर फॉरफिट भी हो सकते हैं, पर वो तब होंगे जब क्वेश्चन भौंकेगा। हाँ या ना? आओ आगे बढ़ते हैं यार। ये टर्म्स क्लियर हैं? स्पेशली क्या ध्यान रखना है? रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? दैट पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का वो हिस्सा जो कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी डिसाइड करती है कि हम अभी नहीं मंगवा रहे, नहीं मंगवा रहे, नहीं मंगवा रहे। कब मंगवाएंगे? जब कंपनी बंद होगी, उस टाइम पे अगर पैसे की जरूरत होगी तो मंगवाएंगे, वरना नहीं मंगवाएंगे। व्हाट इज दिस? रिजर्व कैपिटल। कैपिटल का एक हिस्सा जो ब्लॉक कर दिया है, बस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा सारी एंट्रीज पर नजर डालो। ये 2 एंट्री एप्लीकेशन की रहती हैं, ये 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 एंट्री, और ये 2 एंट्री क्या थर्ड कॉल भी हो सकती है? हाँ हो सकती है, पर आपके लेवल पे नहीं जाता है, एंट्रीज और बढ़ जाती हैं यार। 8 एंट्री डालने में ही अगर एक नंबर की एक एंट्री है तो 8 नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। बात समझ रहे हो? तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं है, आप मान के चलो 2 तक ही रुकेगा क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, इन सारी एंट्रीज का निचोड़ क्या है? अगर मैं इन सारी एंट्रीज का निचोड़ निकालूं तो देखो, ये वाले अकाउंट बंद हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली बचता क्या है? बैंक और
बैंक और शेयर कैपिटल, बस ये दो जिंदा लेजर बचते हैं, यही बैलेंस शीट में चले जाते हैं। ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, यानी कि शेयर कैपिटल के अंदर। ये बाकी सारे अकाउंट हैं टेम्परेरी, खुलेंगे बंद हो जाते हैं, खुलते हैं बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन सारी एंट्रीज के बेस पर आप क्या बनाते हो, पर कभी कभी क्वेश्चन आपको एंट्रीज ना पूछ के सीधा बैलेंस शीट पूछ लेता है। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको सबसे ऊपर ऑथराइज कैपिटल दिखानी है, उसके नीचे इशूड कैपिटल दिखानी है, उसके नीचे सब्सक्राइब्ड के अंदर दो हिस्से हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर किस तरह के शेयर होल्डर दिखते हैं, सोचो किस तरह के। अगर मेरा 10 रुपए का शेयर है तो मैंने पूरे 10 मांगे हो और मुझे पूरे 10, इस तरह के शेयर होल्डर इसके अंदर दिखते हैं, यानी कि पूरे ऑर्गेनिक, बिल्कुल प्योर लोग, जिनसे ना 1 रुपया मांगना बाकी हो और जिनसे ना 1 रुपया मिलना बाकी हो, पूरी तरह से क्लियर जिनका अकाउंट है, वो लोग यहां दिखेंगे। इसके अलावा जितने भी टाइप के लोग हैं वो सब दूसरी कैटेगरी में नजर आते हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लो, मेरा 100 रुपए का शेयर है, मैंने पूरे के 100 मांग लिए और मुझे पूरे 100, तो इस तरह के शेयर होल्डर यहां होंगे, बाकी सब नीचे बैठे होंगे। फॉरफिट करने के बाद रीइशू कर दिए हैं, रीइशू करने के बाद उनका स्टेटस क्या है वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो फुल्ली पेड माने गए हैं या पार्टली पेड माने गए हैं। अभी अगर वो फुल्ली पेड माने गए हैं तो रीइशू के बाद वाले यहां आ जाएंगे, और अगर पार्टली पेड ही अभी भी तो फिर वो नीचे ही बैठे रहेंगे। मतलब ऊपर वाली कैटेगरी में यही वाले बंदे आ सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है। आप एक टर्म यूज करते हैं, आइए जरा, आप ये वाली एंट्री कंबाइंड डालते हैं, हालांकि मैंने जान के अलग कर रखी है। आप एंट्री डालते हैं शेयर अलॉटमेंट डेबिट, आप ये नहीं लिखते हो, ये डेबिट ये क्रेडिट ये क्रेडिट, यही लिखते हैं ना। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना है, ये एक सवाल होता है। एक्चुअली अगर आप में से कोई पुरानी बुक यूज कर रहा है कोई भी, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में, पुरानी बुक में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज होता था। तो बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सीरियसली आपको बता दूं, बोर्ड लेवल पे अगर मैं जाऊं, हालांकि बोर्ड ये कहता है कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम शब्द यूज करना है, पर अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यूज कर रहे हो तो कोई नंबर नहीं कटेंगे इस बात के, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखो, पर आपने लिखना क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। आगे चलते हैं, बातें बड़ी छोटी छोटी हैं। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो, नीचे नालायक, देखो क्या गेम खेल रहा है, तुम्हारी भावनाओं से खेलने की कोशिश है ये, सीधी सी बात है। एंड में लिख दिया क्या, कैश बुक। अब होता क्या है, जब कैश बुक बनती है तो ये वाली एंट्री जिसमें क्या आ रखा है, जिसमें बैंक आ रखा है, वो वाली एंट्री पास नहीं होती है, वो एंट्री कहां चली जाती है, वो कैश बुक में चली जाती है। अब होता क्या है, तुम यहां से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो और तुम बेटे इतने पागल हो जाते हो, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, और वो जो तुम्हारी एक्साइटमेंट है ना, अरे मेरे को तो सारी एंट्री आती हैं, लास्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते हो। तो क्वेश्चन तुम्हारे साथ इस तरह की चतुराई करने की कोशिश करे तो तुरंत गर्दन मरोड़ दो। गर्दन मरोड़ने का मतलब, जब आपको 15 मिनट मिलते हैं ना रीडिंग के, वहां पर इस तरह की बारीकियों को ना हल्का सा कुछ करना तो पड़ेगा आपको। कोई डॉट डाल दो, कोई अपने नाखून से हल्का सा निशान डाल दो, कुछ ना कुछ आपको गेम खेलना पड़ेगा। 15 मिनट रीडिंग टाइम आप इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करो, डिसाइड कर लो चॉइस वाले क्वेश्चन में से कौन सा करना है। हो गया यार, आपने 15 मिनट यूज़ कर लिए, वो जो सोचने का काम था वो आपने 15 मिनट में कर लिया, 3 घंटे में रगड़ना है पेपर। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये टिप्स हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, वो आपको मिल जाएगी। उसमें तकरीबन 40 इस तरह की चीज़ें हैं, 30 तकरीबन 40 के आसपास, जो छोटी छोटी बातें आपको पेपर के टाइम पे ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको एंड तक जाना है। रिक्वायरमेंट में जो मेन लाइनें होती हैं ना, जो क्वेश्चन बदल सकती हैं, लास्ट में लिख देता है। ऐसी और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। इससे पहले हमने इस तरह की बारीकी एक जगह और पढ़ी थी, याद करो, हमने चैप्टर किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें एक हमारा टॉपिक था कुछ, अबे बोलो, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। उसमें होता है, लास्ट में लिख देता है ट्रीटमेंट करो बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री, या फिर लिख दे ट्रीटमेंट करो बाय पासिंग मल्टीपल एंट्री। तो लास्ट की लाइन पे पूरा आंसर चेंज हो गया, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लास्ट तक जाके पढ़नी है,
क्लियर है मेरी बात? अच्छा, और बेटा आपने एक चीज का ख्याल करना है, अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो आपने क्या जरूर लिखना है? परसेंटेज ऑफ, किस चीज की परसेंटेज है वैसे ना? अबे भैया, हे भगवान, डिविडेंड की परसेंटेज होती है ये डिविडेंड की परसेंटेज होती है। किसी भी तरह के शेयर हो हम सबको डिविडेंड देते हैं, किसी भी शेयर पे इंटरेस्ट थोड़ी हो, तो डिवेंचर्स में चलता है यार। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। एक मुद्दा उठता है शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट कब यूज होता है? जब सारा पैसा एक बार में आता है, उसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, क्या कहते हैं? जब सारा पैसा एक बार में लिया जाता है। जब सारा पैसा टुकड़ों में लेते हैं तो उसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। जब सारा पैसा इकट्ठा लेते हैं तो नो 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 नो, ये नहीं होता। लमसम, क्या बोलते हैं? लमसम। आइए जरा देखिए बेटा, यहां पर मेरा शेयर कितने गए और प्रीमियम भी है 3 रुपए का, तो टोटल 13 रुपए हो गए। अब 13 के 13 रुपए आपको एक साथ लेने हैं, तो आपने क्या शब्द यूज करना है? इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन एंड। पर अगर मैं ये ना लिखूं तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आंसर गलत नहीं है। अगर आप खाली एप्लीकेशन भी लिख कर आते हैं तो आंसर बिल्कुल सही है। पर यह मेरी सलाह नहीं है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जैसे चीजें चल रही हैं, जिस पैटर्न में चल रही हैं, आप उसको ब्रेक करने की कोशिश मत करना। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर तुम बाई चांस जॉइंट अकाउंट लिख कर नहीं आ पाते हो और घर आके यार ये तो जॉइंट अकाउंट का क्वेश्चन था, परेशान नहीं होने का, रिलैक्स रहो, अगले पेपर की तैयारी पे ध्यान दो। समझ रहे हो क्यों बता रहा हूं मैं? इस तरह की बातें घर आके बड़ी याद आती हैं। अकाउंट्स का लास्ट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बात तो ठीक है, अकाउंट्स के पेपर ही लास्ट है। फिर भी इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, जो इस तरह की गलतियां होती हैं, वो अगर हमारा पेपर लास्ट भी है तो उसके बाद भी वो हमें परेशान तो करता ही है ना। तो आप रिलैक्स रह सकते हैं इस तरह की गलती के बाद भी, ठीक है? दरअसल ये गलती नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट है बस, ठीक है? आइए, हाँ जी, आपको मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देना इस बात पे। बेटा इस क्वेश्चन में टैगोर लिमिटेड ने तुलसी ब्रदर्स से कुछ एसेट और लायबिलिटी खरीदी हैं। बेटा एसेट कितनी है? 3 एसेट है, ये रही टोटल एसेट्स। अच्छा, लायबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज है, क्रेडिटर, तो इसमें से लायबिलिटी मैंने माइनस कर दी, इसे क्या कहते हैं? नेट एसेट। नेट एसेट को मैं आप अपने शब्दों में क्या कहोगे? ये वो वाली वैल्यू है जिस पर हमारी डील होनी चाहिए थी। एसेट में से लायबिलिटी आता है, इतने में डील होनी चाहिए थी। अब देखो क्वेश्चन में डील कितने में करी है? महंगी करी कि सस्ती करी? यानी कि आपने बिजनेस महंगा खरीदा तो महंगा यानी कि गुडविल में जाएगा। सो गुडविल इज अ डिफरेंस ऑफ नेट एसेट एंड, अब जरा इसे पढ़ लो, जरा इसके सामने क्या लिखा हुआ है। अगर सस्ता खरीदा होता तो यहां गुडविल ना आकर यहां पर कैपिटल रिजर्व आता, वो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्वेश्चन तो तुम सबको आते हैं, मुझे पता है, तुम बहुत तेज हो इसमें। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि आप इसमें ना थियोरेटिकल क्वेश्चन घुसा देता है, तो वो थियोरेटिकल क्वेश्चन में हमें गलत नहीं होना है, ठीक है ना? इसलिए सिर्फ रीड करवा रहा हूं। अगर तुम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन कर करके बुढ़ापा आ गया, रीड करो एक बार इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है अपने खुद की स्पीड के हिसाब से। हो गया है? आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा, क्या नहीं दिख रहा? कलर अच्छा नहीं था, ओके। सुनो, एक छोटा सा मुद्दा सुनो। यहां पर 2 शेयर होल्डर है, एक्स और एक्स ने 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अच्छा बंदा है। वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और 2 बॉक्सेस में सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। ये सॉल्यूशन है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और ये सॉल्यूशन है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहां पर मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है। दोनों में से कौन सा ठीक है? दोनों ही ठीक है। दिक्कत पता है कब है? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं भौंक रहा है तो भैया आप दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर दो। अगर क्वेश्चन कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो फिर आपको वैसा ही चलना पड़ेगा, ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन कह रहा है विदाउट ओपनिंग, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, फिर चॉइस खत्म हो गई। तो इसीलिए आपको ज्ञान दोनों का होना चाहिए। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो बढ़िया है, तुम्हारे मजे आ गए, भैया साइलेंट है तो मैं अपनी चलाऊंगा। पर अगर क्वेश्चन भौंक रहा है तो तुम्हें अपनी जुबान पे काबू करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसीलिए दोनों आपको पता होने चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी वो गेम पता है क्या खेलता है, क्या गेम खेलता है, पास जर्नल एंट्री और लास्ट में लिख देगा, बिल्कुल लास्ट में, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट या बाय विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो फिर वही वाली बात, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तक, लास्ट तक जाना होगा, वरना वो तुमसे नंबर छीन के ले जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चतुराई को चतुराई से ही हराना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा आप यहां से भी वो चीज कंफर्म कर सकते हैं जो मैं अभी आपको कह रहा था। अगर कोई शेयर होल्डर इस कैटेगरी के अंदर है, 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, 10 रुपए मैंने मांगे हैं और 10 रुपए मुझे मिल गए हैं, तो इस तरह का शेयर होल्डर कहां चला जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली। और अगर इसके अलावा कोई और कैटेगरी के अंदर बंदा आ रहा है तो वो तीनों कैटेगरी वाले बंदे इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, मतलब मुझे लगता है, आपको हो सकता है ना लगे, आपका एक अपना विजन हो सकता है। ठीक है, आइए। अगर क्वेश्चन में मांगे ही 9 है, आपको नहीं लग रहा बेटा वो वाला केस इसके अंदर आ गया होगा? 10 रुपए का शेयर है, मैंने 9 मांगे हैं और मुझे 9 मिल गए हैं, तो फिर भी ये वाला बंदा इसी के अंदर जाएगा। सिर्फ पहली कैटेगरी ऊपर रहेगी, बाकी सारी कैटेगरी नीचे चले जाएंगी अलग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सुनो। अब बेटा यहां पर अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना हो तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देता है। अब क्या करेंगे हम, सुनो बेटा, ये वाली जो पहली डेट है, ये डेट आपकी पहली एंट्री के काम आएगी बस। उसके अलावा ये वाली जो डेट है, ये पहली यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंट्री में काम आएगी। अभी तो मैंने खाली लिखा है, अब इसके रीजन पे बात करते हैं, ऐसा क्यों। बेटा ये किस चीज की डेट है, आपको क्या लग रहा है, सोच के, ये मत बोलना एप्लीकेशन, आई नो दैट। किस चीज की एंट्री है, हाँ लिखते हैं, डेट ऑफ रिसिट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी, इस दिन एप्लीकेशन का पैसा आया है। अब तुम बता दो ये किस चीज की डेट है, अपने शब्दों में सोचो। दिस इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इस दिन हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ अब तुम हमारे एप्लीकेंट नहीं हो, अब तुम हमारी कंपनी के मालिक बन गए हो। अबे हाँ या ना, दरअसल ये एंट्री उसी दिन डलेगी जिस दिन तुम अलॉटमेंट कर रहे हो, हाँ या ना। इसीलिए अलॉटमेंट वाली डेट यहां भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। मुद्दा समझ आ गया है। पहली एंट्री की डेट एप्लीकेशन की होगी, बाकी 3 एंट्रीज की डेट अलॉटमेंट वाली डलेगी, फिर फर्स्ट कॉल की अलग, सेकंड कॉल की अलग डल जाएगी। कहीं कोई सवाल जवाब है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे चलूं। आओ देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, स्मॉल कैलकुलेशंस मेक्स बिग डिफरेंसेस। वो कैसे, सुनो, लाइक दिस। अब तुम कहोगे यार हम तो पागल हो जाएंगे, शेयर के क्वेश्चन में तो अगर 8 एंट्री आ गई, 8 एंट्री में मेन अमाउंट लिखेंगे कि ये कैलकुलेशन लिखेंगे? भाई मत लिखो ना सारी जगह पर, चतुराई देखो कहां कहां पर लिखा हुआ है। कॉल्स इन एडवांस में वहां पर लिखा है, कॉल्स इन एरियर में लिख दिया, या फॉर फ्यूचर की एंट्री में, फॉर फ्यूचर की एंट्री में बहुत सुंदर लगेगा लिखा हुआ, रीजन उसमें यार बहुत सारी चीजें डेबिट क्रेडिट हो जाती हैं, तो कौन सा अमाउंट आपने कैसे निकाला, 2-4 तो लिखा हो, एग्जामिनर को खुश भी तो करना है, इंप्रेशन बड़ा अच्छा जाता है। आपको लग रहा होगा अरे भाई है यार मेन चीज़ों पे ध्यान देंगे, वो भी कर लेना। ये सब बातें आपके इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छी हैं, और ये इंप्रेशन आपको एक अच्छे स्कोर की तरफ खींच के लेके जाता है। एक इंप्रेशन क्रिएट करना है और उसका बेनिफिट काफ़ी लंबा मिलता है। ठीक है, शीट चेक हो, ऐसा नहीं है आपकी शीट सामने आई और देखी और चेक होती है, भैया टाइम लगता है उसको चेक करने में। एक एक क्वेश्चन चेक होगा तो वो इंप्रेशन लंबा तो चलेगा। ठीक है, बाकी आगे आपकी इच्छा है। भैया मुझे जो अपने अनुभव से लग रहा है मैं वो बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। आइए, ये 3 एंट्री, ये वाली फॉरफीचर की एंट्री है, ये रीइश्यू की एंट्री है, और ये वाली कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है। कैपिटल रिजर्व की एंट्री के लिए ये वाला वर्किंग नोट बनता है, इफ यू रिमेंबर। अबे बनता है नहीं बनता है, तो ये वर्किंग नोट आपको इस एंट्री के लिए बनाना है। अब मैं आपको वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं, सुनना, इसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल अकाउंटेंसी में बात कर रहा हूं। वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस क्या है, सुनो।
अब जैसे इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंट्री डल गई, 11 एंट्री के दिन गए, अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन। 11 एंट्री का क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा 6 नंबर में? कोई ब्रेकअप है? इज्जत है कि नहीं है एंट्रीज की? 1 नंबर से भी नीचे की एंट्री हो गई यार, आधा नंबर तो नरेशन का ही बताते हैं। सोच के देखो तुम, अब क्या है भैया पैटर्न? क्वेश्चन नंबर लो जो है ना, एक बड़ा 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 एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, बोलो यार, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये आपके लिए काम दे रहा हूं छोटा सा, आपको खुद एक सैंपल पेपर उठाना है और उसमें चेक करना है अब शेयर्स के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके ऊपर, हाँ उसमें 6 क्वेश्चन होंगे एक नंबर वाले, और वो सारे क्वेश्चन आपको भैया नंबर तभी मिलेंगे, 6 नंबर कम नहीं होते हैं। 6 नंबर बेटा तब मिलेंगे आपको जब आपने वर्किंग नोट बनाए हुए होंगे। अगर वर्किंग नोट नहीं हुए ना और आप लिखाए, अच्छा ए का फलाना, बी का फलाना, सी का फलाना, नंबर मिलेंगे फलाने, पता नहीं कितने मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बहुत ना के बराबर। वर्किंग नोट्स शुड बी देयर। इसीलिए अब आपके पेपर में वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसका भी वर्किंग नोट आपने भूलना नहीं है। यकीन मानो ये जो सारी स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत सोच समझ के डेटा मैंने इसका तैयार किया हुआ है ताकि आपको बिल्कुल फिनिश गुड्स मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं देखो अभी भी मेरा ये प्रयास जारी है, अभी तो हम जनवरी में चल रहे हैं। मार्च के दिनों में जो आपके 6 दिन मिलेंगे ना, उन 6 दिनों में मैं भर दूंगा ये वाली दोबारा बातें आपके दिमाग में। उस टाइम पे वीडियो नहीं डालेंगे, सिर्फ शॉर्ट्स डाले जाएंगे फटाफट फटाफट, क्योंकि वो जल्दी देखे जाते हैं। पर उसमें क्या होगा, ये सारी बातों को छोटे छोटे हिस्सों में मैं तोड़ दूंगा, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना। ठीक है ना, एनीवेज भूलने नहीं दूंगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जो कि मैं आज भी रीड कराऊंगा, अभी लास्ट में आ जाएंगे। तो वो सारी छोटी छोटी बातें आप तक सब पहुंचेंगी उन दिनों पे, क्योंकि एक प्लान भी होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पर ध्यान रखनी है। उन सब बातों को भी आप तक पहुंचाया जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, हाँ जी। फ्यू कॉमन एरर इन अ डायरेक्ट बैलेंस शीट, क्वेश्चन के बेस पे डायरेक्ट बैलेंस शीट बनती है। देखो कुछ कॉमन एरर मैंने मार्क करी है, क्या क्या होती हैं। बच्चा क्या लिखना भूल जाता है, ऊपर टाइटल जो डिस्क्रिप्शन हम इसे कहते हैं, ये भूल जाता है लिखना। कुछ बच्चे ये वाली लाइन ही नहीं बनाते हैं, सीधा सीधा पता नहीं अपने हिसाब से चला देते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो कैसे लिखा है, बच्चे सिर्फ इस वाले पैटर्न में लिख देते हैं बस। आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना है कि भैया 50,000 शेयर हैं और एक शेयर इतने का है, उसके बाद आपका अमाउंट आ रहा है। अच्छा फिर आपने इन दोनों की वैल्यूज दोनों अंदर दिखाकर इनका टोटल बाहर लेके जाना है। यही टोटल कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। बोर्ड के पेपर में हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन यूज आप मत कीजिएगा, पेंसिल यूज कीजिएगा। अगर आपने ब्लैक पेन यूज करना है तो सिर्फ एक जगह पर आप उसे यूज कर सकते हैं। क्यों बताएगा? नो, नो हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं। हाँ जी, सॉरी, ओएमआर भरने के लिए ये किसने सलाह दी? कैसा कैसा सवाल आ रहा है भाई। सुनो, एक इसी में टिप दे देते हैं छोटी सी आपको, हालांकि बात कुछ और चल रही है। ब्लैक पेन का आप लेके जाइएगा साथ में। आप ना रफ शीट मांगेंगे, नहीं मिलेगी आपको रफ शीट। आपकी जो शीट का लास्ट पेज है, लास्ट पेज पे ऊपर टॉप पे पहले आपको लिखना है रफ वर्क, वो ब्लैक पेन से लिखेंगे आप। ठीक है, क्या हंस रहे हो? आपको रफ शीट नहीं मिलने वाली है और आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर हैं। पेपर तुम्हारे ऊपर हंस सकता है बेटा, ज्यादा चतुर ना बनिए। फिर जब आपका वो रफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जिसके ऊपर आपने ब्लैक पेन से बड़ा बड़ा लिखा हुआ रफ वर्क, कंप्लीट होने के बाद आपने उसे क्रॉस भी करके आना है। समझ आ रही मेरी बात? चलिए, तो ये एक छोटी सी बात थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी इकट्ठी की हुई हैं, पर अभी नहीं, पेपरों के दिनों में बताऊंगा, ताकि तब तक याद रहे। अभी तो सब भूल जाना है। ठीक है, आओ। सॉरी, रफ शीट पे जो रफ वर्क करना है वो किसी भी पेन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रेड वेड मत यूज कर लेना बस। हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब इस क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल ही नहीं है, पर फिर भी आपने ऑथराइज्ड कैपिटल इस तरीके से दिखानी है।
ऑथराइज कैपिटल दिखानी है, क्रॉस करके दिखा दो और इसको ऐसे इतने नंबर ऑफ शेयर इतना इतना करके दिखा दो, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, लिखना, ऐसा नहीं कि लिखा ही नहीं, लिखना है। सही है। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो इशूड कैपिटल के बारे में। मान लो आप यहां पर जो बैलेंस शीट बना रहे हो वो बैलेंस शीट आप बना रहे हो करंट ईयर के लिए। अच्छा, इस करंट ईयर में कितने शेयर इशू करें और जनता ने कितने मांगे, है ना, जनता ने मांगे हैं 20,000 शेयर। अच्छा, अब आप क्या करोगे, जो आपने शेयर इस साल में इशू करे हैं, आपने कुछ शेयर हो सकता है पिछले साल में भी इशू करे हो, तो बेटा पिछले साल के और यहां के मिला के टोटल इसके अंदर नजर आएंगे। समझ आ रही है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में आपको पता है ऊपर टाइटल में क्या लिखा जाता है, सोचो, बैलेंस शीट एज एट, उसमें सारे बैलेंसेस, जब आपने यहां की बैलेंस शीट बनाई होगी तो वहां तक का दिखाओगे, जब यहां की बनाओगे तो टोटल दिखाओगे जितना पीछे से चलता आ रहा है सब कुछ, और जब आप अगले साल की बनाओगे तो वहां से लेके यहां तक का सारा दिखाते हैं, इसीलिए टोटल वैल्यू नजर आती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आइए। एक आपने ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के अंदर पहला हिस्सा सब्सक्राइब्ड एंड दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा एक और भी है इसके अंदर, फॉरफीचर एज अ सेपरेट एंट्री। मतलब फॉरफीचर कुछ बच्चे इसके अंदर ऐड कर देते हैं, कुछ बच्चे इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं होगा किसी में भी, बिल्कुल अलग से नजर आएगा फॉरफीचर। ठीक है, फॉरफीचर अगर पूरा यूज हो गया होगा। अच्छा, यूज कब हुआ होगा? जब आपने रीइश्यू के टाइम पर डिस्काउंट दिया होगा या फिर आपने उसे कैपिटल रिजर्व में भेज दिया होगा। फॉरफीचर सिर्फ एक ही कंडीशन में बैलेंस शीट के अंदर नजर आता है, जब आपने जितने शेयर छीने उसमें से सारे रीइश्यू ना करके कुछ रीइश्यू करे हों, मतलब कुछ फॉरफिटेड शेयर्स अभी भी कंपनी के पास बच रहे हैं, तो यहां पर फॉरफीचर का बैलेंस नजर आएगा, वरना नजर नहीं आएगा, कभी भी नहीं, कदापि नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था देव। आओ आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है पढ़िए जरा। कह रहा है डोंट फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जाना है। देखो जरा समझो, अब ये क्वेश्चन है, इसको देख के बच्चा पता है कहां चला जाता है, कोमा में नहीं जाता है। कह रहा कोमा में चला जाता है, नहीं भाई कोमा में नहीं जाता है, इसको देख के बच्चा चला जाता है वही फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व वाली 3 एंट्रीज पे। पैटर्न को मत पढ़ो, क्वेश्चन की रिक्वायर देखो मांगा क्या है, बिल्कुल क्लियर, अलग ही चीज मांग रहा है कुछ। कह रहा फॉरफीचर अकाउंट बनाओ, और अकाउंट वही बना पाएगा जिसको एंट्रीज आती होंगी। अब एंट्री लिखनी नहीं है, एंट्री सिर्फ सोचनी है दिमाग के अंदर। तो अगेन वही वाली बात आ गई, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये यहां पर सीधा सा सवाल है, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री कब डलती है? पहले फॉरफीट होते हैं, फिर रीइश्यू होते हैं, उसके बाद कैपिटल। कोई ऐसा केस बताओ जब कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री पास नहीं होती है, आप बताओ एक एक करके। हाँ भविष्य, हाँ जी, जब सारे शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री नहीं डलेगी, गलत। जब लॉस पूरा मतलब फॉरफीचर पूरा यूज हो गया, हाँ ऐसा हो सकता है, जब आपने मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया हो आपने शेयर फॉरफीट करे, आपको 5,000 रुपए का फॉरफीचर का क्रेडिट गेन हुआ, जब आपने वही शेयर रीइश्यू करे तो आपने वो सारा का सारा गेन डिस्काउंट के लिए यूज कर लिया, तो फॉरफीचर में बैलेंस बचा ही नहीं, तो भेजोगे क्या कैपिटल रिजर्व में? कुछ भी तो नहीं भेज पाएंगे ना। तो एक तो ये वाला केस है, पढ़ो। सर अगर लॉस ही ना हुआ और गेन भी ना हो तो? ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, तो फिर फॉरफीचर कर क्यों रहे हो? गेन तो तब होगा, सुनो सुनो, गेन तो तब होगा जब आपने एक बंदे को शेयर दिया 10 रुपए का, उसने 3 रुपए दे दिए, बाकी नहीं दे रहा, तो 3 तो उसने दे दिए ना, तो वो तो गेन ही है ना तेरे लिए। कह रहा ना गेन हो ना लॉस हो, ये गेम ही बेकार है। हाँ जी, पहला केस, अ केस वेयर कैपिटल रिजर्व एंट्री विल नॉट बी पास्ड आफ्टर रीइश्यू ऑफ, ठीक है, इसका पहला क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट अलाउड ऑन। दूसरा जवाब इसका क्या है? दूसरा जवाब के बारे में सुनो। अब इस क्वेश्चन में देखो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री क्यों नहीं है, सोचे बताओ मुझे। देखो बेटा, ये एप्लीकेशन की, ये अलॉटमेंट की, ये फर्स्ट कॉल की, ये सेकंड कॉल की,
फॉरफीचर की, री इशू की, कैपिटल रिजर्वेबल एंट्री क्यों नहीं? समझो, नहीं बेटा नहीं, सारा ये गया। इसमें से देखो ना कितना यूज हुआ है, फिर 28 और 6 में फर्क ही नहीं है। दुनिया इतनी सिमट गई है क्या? देखो इधर बारीकी समझो, आपने ए से कितने शेयर छीने, बी से कितने छीने और सी से कितने छीने, टोटल हो गए 900। अब हम रीइश्यू कितने कर रहे हैं? इस टोटल में से कितने रीइश्यू कर रहे हैं? क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा, इसमें ए के कितने, बी के कितने और सी के कितने। जब तक ये जानकारी वो मुझे नहीं दे देता, मैं कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री पास नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? 2 केस हैं जहां पर कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री पास नहीं कर सकता कोई भी। पहला, जब सारा ही डिस्काउंट में दे दिया हो जितना गेन हुआ था। दूसरा, जब हमें बता नहीं रखा हो कि रीइश्यूड शेयर किससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, पीछे कर दिया, ये लीजिए, ए के 200, बी के 200, सी के 200, तो फिर ये आप यहां पर कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री पास कर सकते हैं। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक वर्किंग नोट के थ्रू। जो वर्किंग नोट मैंने पीछे बताया था उसी टाइप का वर्किंग नोट बनेगा। ए बी सी चेक करना पड़ेगा कि ये जो फॉरफीचर है इसमें ए का कितना फायदा है, बी से कितना फायदा हुआ है, सी से कितना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा वो, उसका एक प्रॉपर वर्किंग नोट है। हाँ जी, अगला एक केस क्या, वेयर पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर इज मिसिंग। ये क्या होता है? देखो 3 केस हैं, कंपेयर करके आपको बेहतर समझ आएगा। इस केस में देखो, आपने कितने शेयर छीने हैं, 700 में से रीइश्यू कितने कर रहे हैं। अच्छा, इन 700 के बारे में पढ़ लो, था कितने का, पर आपने मांगे कितने थे? 10 का शेयर था, 8 मांगे थे, 8 में से भी उस नालायक ने 5 ही दिए, तो कितने नहीं दिए? आप 3 नहीं दिए, आपने शेयर छीन लिए। अब जब ये शेयर 500, इसमें से 500 रीइश्यू हो रहे हैं, तो देखो क्या लिखा है, फॉर एज, तो इसमें से 9 रुपए यहां आ जाएंगे। यहां पर वैल्यू कितनी बता रखी है, तो ये 1 रुपए का आपका नुकसान हो गया, रीइश्यू का नुकसान हो गया। ठीक है ना, यहां क्लियरली बता रखी है दोनों वैल्यू कि कितने में दिया और कितने का माना। इसमें देखना पता ही नहीं रखा। यहां देखो 400 शेयर आपने छीने, एक कितने का है, 10 का है, आपने मांगे कितने हैं, 6। कह रहा है 6 में से कितने नहीं मिले, तो 4 दे दिए होंगे, तो बेटा हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब रीइश्यू के टाइम पर देखो क्या कह रहा है, कितने रीइश्यू हैं, 300 रीइश्यू हैं, पर क्या कह रहा है, एट 5, तो जो 5 है इसकी वैल्यू तो दे रखी है, अब क्रेडिट की वैल्यू नहीं दे रखी, तो बेटा आप इसी को ही ले लेंगे इसके क्रेडिट वाली वैल्यू में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बंदे के अलावा, कौन है ये बंदा, वाई, कह रहा है जो यहां पर बंदा है ना जिसके शेयर हमने फॉरफिट करें, इसके अलावा जो अच्छे शेयर होल्डर होंगे हमारे, हमने उन सब से भी तो कितने ले रखे होंगे, 6 ही तो ले रखे होंगे। तो यही शेयर जब मैं एक नए शेयर होल्डर को दूंगा तो उसकी और जो अच्छे शेयर होल्डर है उन सबकी क्लास सेम हो जाएगी। मतलब जब 4 रुपए मांगे जाएंगे तो सबसे एक साथ ही मांगे जाएंगे, अब तो वो सब सेम कैटेगरी से बिलोंग करने लग जाएंगे। अब मुद्दा समझ आया? हाँ जी, कह रहा है सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला अंडर इश्यू ऑफ शेयर जनरली इग्नोर्ड। आप बता सकते हैं ऐसे कौन से टॉपिक होंगे जिन्हें बच्चा जनरली इग्नोर कर देता है? हाँ, नरेशन कोई टॉपिक नहीं है भाई, नरेशन भी कोई टॉपिक है? हाँ, नरेशन भी तुम लोग भूल जाते हो, भूलने की कोई सीमाएं नहीं है तुम लोगों की, मैं जानता हूं। अब सुनो वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। स्वेट इक्विटी शेयर, छोटे छोटे थियोरी के कंसेप्ट है। आप लोगों को आदत है, क्योंकि तुम्हारी आदत है पता क्या, बड़ी बड़ी एंट्री वाले क्वेश्चन पे ध्यान देने की। कौन पढ़ रहा है इनको, कौन हुआ है, तुम्हें ऐसा लगता है कौन पूछेगा, बोर्ड में कौन बैठा है ऐसे वाहियात सवाल पूछने के लिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के अगर मैं आपसे बोलूं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस अगर मैं बोलूं ना, तो मेरे हिसाब से ये उसके अंदर आने चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? तो ऐसे 10 क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं आपको दूंगा, पर कौन से दिनों में, पेपरों के दिनों में। 6 दिन भर के और मस्ती के साथ काम करेंगे, कोई बोरियत नहीं, बढ़िया वाला मजा आएगा। ठीक है, बस
आप लोग लिंक में रहिएगा। आइए ज़रा एक बार मैं ज़रा आपको ये समझा दूँ स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है। आप में से किसी को पता है? अच्छा इसका मीनिंग बता दो चलो। पसीना, बिल्कुल ठीक है, खून पसीना। दरअसल जो एम्प्लॉय हमें अपनी मेहनत हमारे साथ लगा रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, कंपनी उन एम्प्लॉयज़ को अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू करने के लिए तैयार। इकलौते टाइप ऑफ शेयर हैं ये जो कि डिस्काउंट पर इशू होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये हम एम्प्लॉय को क्यों देते हैं? क्योंकि वो अपना खून पसीना, अपना मेहनत, अपना टाइम हमें दे रहा है, इसलिए इकलौते टाइप है जो डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं शेयर्स का। ठीक है ना? अच्छा इसके अंदर कुछ बारीक बातें अगर मैं आपसे बात करूं, एक बार आप खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। कुछ बारीक बातें, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर मैं ये शेयर अपने किसी एम्प्लॉय को दे रहा हूं उसकी मेहनत से खुश होके, तो उन शेयर्स को उसे कम से कम 3 साल अपने पास रखना पड़ेगा। 3 साल से पहले वो उन्हें बेच नहीं सकता। तो ये कुछ बारीक बातें हैं, आप एक बार पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। पाँच 7 मिनट का काम है हमारा, बस खत्म होने वाला ऑलमोस्ट। समझ गए बात को? हाँ अभी आ रहे हैं, ये वाला हो गया क्लियर बेटा। अगला मुद्दा क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट का मतलब तो यू अंडरस्टैंड ना कि अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं, ये मेरा प्राइवेट मामला है, तू बीच में मत आते ही टांगे तोड़ दूंगा, मतलब काइंड ऑफ। सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है जैसे मान लो मैंने कंपनी खोली, अब मैं अपने जो शेयर है वो प्राइवेटली प्लेस करना चाह रहा हूँ, मैं जनता को नहीं देना चाहता। मैंने कहा नहीं यार, मैं देव को जानता हूँ, मैं देव तेरे को दे दूंगा, हाँ लावण्या मैं तुम्हें जानता हूँ, शौर्य को जानता हूँ, मैं बस इन्हीं को दूंगा, लिमिटेड लोग, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, बस खास लोगों को। समझ आ रहा है? पब्लिक ऑफर नहीं किया है मैंने, मतलब मैंने कोई न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, फलाना डिमका, ऐसा कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो व्हाट इज दिस? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स हम इसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं। देयर इज नो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है ही नहीं इसके लिए। ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो बारीक बात है वो भी क्या है? 3 साल का लॉक इन पीरियड है इसके अंदर भी। ये सब टॉपिक मैं आपको एक बार अभी करा रहा हूं, इससे क्या होगा, टॉपिक एक बार लिंक में आ जाएगा, बाकी पेपरों के दिनों में फिर वापस आएंगे छोटे छोटे टॉपिक। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। अगला मुद्दा क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईसॉप। पहले ये प्रैक्टिकली आपकी बुक में हुआ करते थे, क्वेश्चन भी हुआ करते थे। आज से तकरीबन अगर मैं जाऊं 6-7 साल तो कम से कम हो गए, 18-19 के आसपास हुआ करते थे ये क्वेश्चन हुआ करते थे। इसके 7-8 क्वेश्चन थे बुक में। इसके ना समझने की कोशिश करो, इन शब्दों को तोड़ो। एम्प्लॉय मतलब जो आपके यहाँ काम कर रहा है, जिसको आप सैलरी दे रहे हो। ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है बेटा शेयर्स। एम्प्लॉय शेयर्स। ऑप्शन का मतलब होता है ऐसी चीज जो कंपलसरी ना हो, वही तो होता है। और प्लान का मतलब कंप्लीट सिस्टम, अ सेट ऑफ, है ना, मैनी एक्टिविटीज। सुनो, अब ये बड़ी प्यारी चीज लगती है मेरे को तो यार, बहुत बढ़िया गेम लगता है मेरे को तो ये। सुनना, तुम ध्यान से सुनना कहानी को। मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है कार्तिक। कार्तिक काफी टाइम से मेरे यहां काम कर रहा था। तुम्हें लग रहा क्या जलेबियां बना रहा था? नहीं, कार्तिक काफी टाइम से काम कर रहा था। आज कार्तिक मुझे छोड़ के जाने की धमकी दे रहा है, कह रहा मैं तो जा रहा हूं। मैंने कहा यार इसका जाना ठीक नहीं है। मैंने कहा ये नहीं जाना चाहिए यार, क्या करूं? मैंने कहा सैलरी बढ़ा ले। कह रहा नहीं मेरे को तो जाना है। मैंने कहा तू ऐसा कर, तू मालिक ही बन जा, तू चला जाएगा तो मैं तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। मैंने कहा यार क्या करूं? मैंने कहा कार्तिक तू एक काम कर, देख कितने साल तूने मेरा साथ निभाया। मैं कार्तिक, मैं तुझे अपनी कंपनी के शेयर सस्ते दाम पे दूंगा, फेस वैल्यू से नीचे नहीं दूंगा, फिर तो वो डिस्काउंट पर इशू हो जाएगा, अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा मार्केट से सस्ता, मान लो मेरा शेयर 10 रुपए का फेस वैल्यू और मार्केट में आज वो बिक रहा है 50 रुपए का। मैंने कहा कार्तिक मैं तुझे 31 रुपए का दे दूंगा। कह रहा अभी भी 21 रुपए कमा रहे हो? मैंने कहा ले कार्तिक ले, 28 रुपए में दे दूंगा, अब तो आजा। कह रहा नहीं। मैंने कहा 22 में दे दूंगा, अब तो आजा। बात को समझो। क्या कार्तिक कह रहा हाँ अब ठीक है, अब चल जाएगा। मैंने कहा कार्तिक पर एक ट्विस्ट है छोटा सा, सुनो तो सही। मैंने कहा कार्तिक छोटा सा ट्विस्ट है, आज नहीं दूंगा, पहले 3 साल मेरे साथ काम कर, 3 साल के बाद दूंगा।
बात को सुन, सपना सपना दिखाया है मैंने उसे, सपना। एग्रीमेंट भी तो हुआ होगा। हाँ, सब चीज़ें होती हैं। सुनो तो सही, मैंने कहा कार्तिक 3 साल बाद दे दूंगा, एग्रीमेंट करा ले, कुछ भी करा ले, जहाँ लिखवाना लिखवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्कीम है ना, प्रॉपर स्कीम होती है तो। और कंपनीज एक्ट है ना, बैठा है ना, सब चीज़ें कंट्रोल निगरानी रखता है। तुमने जो बोला था वो कमिट किया है, पूरा किया है नहीं किया है, सब चीज़ें नज़र में है। मैंने कहा कार्तिक 3 साल काम कर और 3 साल बाद मुझसे ये शेयर कितने रुपए का ले लियो। कार्तिक कंपनी में हो सकता है 36 सवाल आए, पर वो कार्तिक के सवाल है, हमें क्या लेना उससे। सुनो, अब कार्तिक ने बोला यार बढ़िया है, यार बढ़िया है, सस्ते शेयर हैं। कार्तिक काम करने लगा, अभी शेयर नहीं दिए, मैंने खाली सपना दिखाया है। मैंने कहा कार्तिक जब तू यहाँ पहुँचेगा ना, मैं तुझे 6 महीने का टाइम दूंगा सोचने के लिए, सोचने के लिए कि शेयर लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ। 3 साल कम थे। सुनो तो सही, 3 साल तो काम करने के, सोचने के लिए उसको एक टाइम पीरियड अलग से दिया जाता है। मैंने कहा कार्तिक यहाँ पर एक टाइम पीरियड अलग से दूंगा, उसमें सोच लियो, लेने तो ले लियो, नहीं लेने मत लियो, छोड़ के चला जियो। अब सुनो, कार्तिक ने मान लो यहाँ पर वो शेयर अप्लाई कर दिए। अब इसमें एक कंडीशन और है। मैंने कहा कार्तिक जिस दिन तू मेरे शेयर लेगा, आने वाले 1 साल तक तू वो शेयर बेच नहीं सकता। अब सुनो तो सही, इसके पीछे का गेम क्या है। अब 1 मिनट सुनो तो, अब अगर क्योंकि कार्तिक ने मेरे शेयर ले लिए हैं, कार्तिक पक्का अब मेरी कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद भी मालिक बन गया है। मतलब मैंने 3 साल का कह के उसे 4 साल बांध लिया अपने साथ। आप समझ रहे हो, ये पूरी स्कीम है। एक नाम क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। प्रैक्टिकली तो आने से रहा, थियोटिकली आपसे 1 मार्कर में इधर उधर घुमा फिरा के पूछ सकता है। आता हूं मैं आपके क्वेश्चन पे, 1 मिनट रुक जाओ प्रभु, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ठीक है। थियोटिकली आपको 1 मार्कर में घुमा फिरा के एमसीक्यू में कहीं पर भी ला सकता है, तो तैयार रहिए। अब आप बोलिए। शेयर का प्राइस सर डेली फ्लक्चुएट होता है। नहीं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो भी ऑब्जर्व करके लेगा ना प्लान को। और बाद में इसीलिए तो स्कीम है, उसको ऐसा लगा यार मैंने 3 साल काम भी कर लिया, 3 साल सैलरी तो मिलेगी ना उसको, फ्री में तो काम नहीं करेगा। वो ये कह रहा है, बच्चा कह रहा है अगर शेयर का प्राइस घट गया, अबे घटने दे, मत लियो, मत लियो भाई। क्या मिलेगा उसके बदले? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बदले क्या, उसके बदले मिलेगा तुम्हें चाय और डबल रोटी। हाँ अगर इसके प्राइस बढ़ गए बहुत ज़्यादा तो सर, जो कमिट किया है उतने पे देना पड़ेगा, प्राइस बढ़ जाए तो बढ़ जाए। अच्छा लॉस हो तब भी नहीं देगा। हाँ, नहीं फिर वो लेगा ही नहीं। अगर मार्केट प्राइस घट गया तो वो लेगा ही क्यों, और अगर बढ़ गया है तो आपको उसी प्राइस पे देना पड़ेगा जो आपने बोला था। भी हो जाए, मैं 1 साल आओ आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग टॉपिक से बाहर भटक रहे हैं। सुनो सुनो, एक और मुद्दा क्या है, राइट शेयर। राइट शेयर का मतलब ये नहीं है कोई लेफ्ट शेयर भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, राइट शेयर का मतलब है, जैसे मान लो मैंने अपने शेयर ऑलरेडी इसको और इसको 4 लोगों को मैंने अपने शेयर पहले से इशू कर रखे हैं, और आज मुझे और शेयर इशू करने की जरूरत पड़ गई, तो मैं जनता को पूछने से पहले इनसे पूछूंगा। जिनके पास ऑलरेडी मेरे शेयर हैं पहले उनसे पूछना, क्या कहलाता है। आप इसे पढ़ो, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। प्रेफरेंशियल, मेरा प्रेफरेंस जनता से पहले मेरे पुराने शेयर होल्डर। समझ गए आप। दिस इज काइंड ऑफ बाहर के लोगों से बाद में पूछना, पहले घर वालों से पूछो। समझ गए ना। तो यही लिखा हुआ है उसके बारे में। तो अभी फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन काफ़ी है, बाकी डिटेल्स आप पेपरों के दिनों में ज़रूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं, बोनस शेयर। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, सब इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा, ये सब मुश्किल नहीं है, पता दिक्कत क्या है, ये बहुत सारी हैं, तो सब एक दूसरे में कभी कभार मिक्स हो जाती हैं और मिक्स वेज बन जाती है, फिर मेरे को तो पसंद नहीं है। सुनो, बोनस शेयर। बोनस शेयर वो होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ही दे दो सब कुछ। बोनस शेयर वो होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है। जितने शेयर हो उतने दे देती है। सर वो रेशो के बेस पे दिए जाते हैं। जैसे मान लो 4:1, किसी के पास 400 शेयर है तो उसको 100 दे दिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ 200 शेयर थे किसी कंपनी के, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे वो शेयर डबल हो गए थे, बोनस शेयर मिले थे ना, वो 2:1 के रेशो में। समझ गए ना आप मेरी बात। रिलायंस और ये बड़ी-बड़ी कंपनी ये भी तो देते हैं ना। सर बहुत सारी कंपनियां करती हैं। बोनस शेयर ही होते हैं, जो जैसे दिवाली पे वो नहीं देते। सर जरूरी नहीं है बोनस शेयर दिवाली पे दे जाएंगे। बोनस मतलब दिवाली, बोनस मतलब दिवाली भाई। अरे मतलब सर वैसे पैसे नहीं देते और शेयर दे देते हैं लोग। हाँ, दरअसल बोनस शेयर वही है कि शेयर आपको मिल रहे हैं पर कंपनी पैसे नहीं ले रही है। अच्छा एक बात तो सोचो, अगर कंपनी आपको बोनस शेयर दे रही है, इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि कंपनी के पास काफ़ी सारे कैपिटल रिजर्व हैं।
रिजर्व है तभी तो कंपनी बोनस शेयर दे रही है भाई, सीधा ना। आओ आगे बढ़ते हैं। एक और मुद्दा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर व्हाट इज दिस? 90%, कि कम से कम इतने शेयर जनता मांगेगी तो मैं उतने शेयर उसे दूंगा और मेरे को कम से कम 90%। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए के लिए शेयर इशू करे तो कम से कम 90 लाख रुपए मेरे पास आए भाई, इससे कम आएंगे तो मैं काम ही नहीं चला पाऊंगा, बिजनेस पैसा वापस देना पड़ेगा। समझ गए ना आप? व्हाट इज दिस? कॉल्स इन एरियर की परसेंटेज इंटरेस्ट की होती है सर, उसके ऊपर बात करते हैं, 2 मिनट रुको। हाँ जी, एक क्या है 1% कंपनी। 1% कंपनी की कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं, फिलहाल ध्यान रख लो। पहला क्या है? हाँ जी, ओनली सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही इसे ओपन कर सकता है, सारे शेयर उसी के पास ही होंगे, ठीक है ना। अगर कुछ बच्चे कहते हैं अगर वो मर गया तो, अब भाई उसका नॉमिनी तो होगा, नॉमिनी कर वो भी मर गया तो, मतलब तुम लोग अपनी बात को साबित करने के लिए कितने लोगों को मार सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये 1% कंपनी के बारे में है, थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं। मतलब एक ही बंदा है, वही ये पूरी कंपनी चलाता है, सारे शेयर्स उसी के पास रहते हैं, 100% होल्डिंग यहाँ पर लिखा होगा, ये रहे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सच मेंबर शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। और इसमें MOA और इसको अपने नाम के साथ में भी OPC लिखना पड़ता है। जैसे प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ PBT लगता है और पब्लिक कंपनी में पब्लिक, ठीक है ना। तो OPC को अपने साथ, उसमें लिमिटेड लगता है ना, ठीक है, तो इसको अपने नाम के साथ OPC अटैच करना पड़ता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें डायरेक्टर की बात करूं, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात लगती है बच्चों को, कह रहे मालिक तो एक है, मालिक तो एक है, पर डायरेक्टर के बारे में देखो क्या लिखा है, मिनिमम 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15। अरे भाई डायरेक्टर का मतलब ये थोड़ी है मालिक, डायरेक्टर तो क्या होता है, डायरेक्टर एम्प्लॉइज हैं, बिजनेस को संभालने के लिए आपने रखे हुए हैं, तो एक भी हो सकता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर आप रख सकते हो 1% कंपनी को संभालने के लिए। समझ गए? तो ये उसकी छोटी छोटी कुछ बारीकियां थी, बस। मैं बजा लूं, तुम बजा लो, एक ही बता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करूं सर? डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस डे।